17 मार्च सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पेपर आपने कंप्लीट तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप 17 मार्च के पेपर में आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नामांक है, रोल नंबर है, उसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर हैं वो फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का कोड आपको दिया गया है। और यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी 2025 का ये पेपर है आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, सोशल साइंस का ये पेपर है आपके जो 17 मार्च को होने वाला है। अगर आपने 17 मार्च से पहले ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। तो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पूर्णांक है 80 यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। और दूसरा निर्देश आपको दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और तो टोटल क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी आपको साथ में मिलने वाले हैं, यानी पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जर्मनी, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको फ्रांस, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको इंग्लैंड, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको इटली। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो किस देश में हुआ तो उस देश का नाम होगा आपकी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें बनेगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है अमेरिका, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको यूरोप, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके अफ्रीका, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा यूरोप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि महामंदी का प्रारंभ है वो किस वर्ष में हुआ। तो महामंदी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष में हुआ? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1919 में, और बी ऑप्शन है 1925 में, और सी ऑप्शन है आपके 1929 में, और डी ऑप्शन है 1931 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर से, यानी महामंदी का जो प्रारंभ है वो सन 1929 में प्रारंभ हुआ। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ए ऑप्शन है आपके जयपुर, बी ऑप्शन है आपके बंबई, और सी ऑप्शन है आपके मद्रास, और डी ऑप्शन है आपके कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कलकत्ता। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। तो पंजाब केसरी का प्रकाशन है वो किसने किया। तो ए ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन में है महात्मा गांधी और सी ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन में है भगत सिंह। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में है राजस्थान, बी ऑप्शन में है गुजरात और सी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन में है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी राजस्थान है उसमें लाल और पीली मृदा है वो पाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो ए ऑप्शन में है चावल, बी ऑप्शन में है मोटे अनाज, सी ऑप्शन में है चना और डी ऑप्शन में है कपास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इनमें से रबी की फसल कौन है, चना। तो सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि बेल्जियम है वो किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो ए ऑप्शन में है एशिया, बी ऑप्शन में है यूरोप, सी ऑप्शन में है अमेरिका और डी ऑप्शन में है आपके अफ्रीका। तो यहाँ पर देखिए बेल्जियम है वो किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 5, बी ऑप्शन में दे रखा है 6 और सी ऑप्शन में दे रखा है 7 और डी ऑप्शन में दे रखा है 8। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसमें सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में दलीय व्यवस्था है। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है एक दलीय, बी ऑप्शन में बहुदलीय और सी ऑप्शन में द्विदलीय और डी ऑप्शन में गठबंधन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुदलीय। यानी भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बेकिंग और बी ऑप्शन में मधुमक्खी पालन और सी ऑप्शन में अध्यापन और डी ऑप्शन में परिवहन। तो निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही बनेगा, मधुमक्खी पालन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मधुमक्खी पालन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्रक और बी ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक और सी ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक और डी ऑप्शन है चतुर्थक क्षेत्रक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी औद्योगिक क्षेत्रक है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक है उसको कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि जो ऋण है उसकी शर्तों के अंतर्गत आता है। तो ऋण की शर्तों के अंतर्गत कौन आता है। तो ए ऑप्शन में है ब्याज दर, बी ऑप्शन में है ऋणाधार या समर्थक और सी ऑप्शन में है आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, आपके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है यहाँ पर कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है, यानी मुद्रा जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन में है राज्य सरकारें, बी ऑप्शन में है केंद्रीय सरकार और सी ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है।
तो ए ऑप्शन में है 24 दिसंबर, बी ऑप्शन में 21 दिसंबर और सी ऑप्शन में 25 दिसंबर और डी ऑप्शन में 22 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में सेकंड है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है आपके कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दे रखा है, एक तो असहयोग और दूसरा है आपके सत्याग्रह। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? आपके असहयोग। तो देखिए भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर असहयोग आंदोलन चलाया, तो इसमें असहयोग आपको फिल करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि पेरियार बाग रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो पेरियार बाग रिजर्व है वो केरल में स्थित है या कर्नाटक में स्थित है? तो पेरियार बाग रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है? केरल में। तो इस रिक्त स्थान में आपको केरल है वो फिल करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर कि भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दूसरा या तीसरा? तो भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है दूसरा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि संविधान ने किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई। तो इसमें आएगा आपके जातिगत, यानी 4 नंबर का जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या फिल करना है? जातिगत। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विश्व के लगभग कितने देश विश्व व्यापार संगठन के देश हैं सदस्य हैं? तो इसमें आपको फिल करना है 164। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि अवर्गीकृत वन है उसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके उत्तर प्रदेश। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 आप देख सकते हैं कि सिंहली भाषा को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसमें आपको लिखना है 1956। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा समान अवसर। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आएगा आपके कांशीराम। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको लिखना है परिवहन और कुरियर, और तीसरा है आपके होटल या रेस्टोरेंट। तो मैंने 3 उदाहरण आपको बताए हैं, आपको केवल 2 उदाहरण लिखने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? तो विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपकी आरटीआई का पूरा नाम लिखिए। तो आरटीआई का पूरा नाम है, हिंदी में अगर हम बात करें आरटीआई की तो सूचना का अधिकार, और इंग्लिश में अगर आपको इसका पूरा नाम याद करना है तो आर से बनेगा राइट, और टी से बनेगा टू, और आई से बनेगा आपकी इंफॉर्मेशन, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है आपके। तो प्रश्न संख्या 13 है कि चंपारण में गांधी जी ने किसानों को क्या प्रेरणा दी? तो चंपारण में गांधी जी ने किसानों को क्या प्रेरणा दी वो आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर कौन था उसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय सुझाइए। तो मृदा संरक्षण है उसके 2 उपाय आपको लिखने हैं।
और प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इसमें राजनीतिक दल है उसके आपको कोई 2 कार्य बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो असंगठित जो क्षेत्र है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है उससे आप क्या समझते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उससे आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 20 है आपके रूढ़िवाद क्या है, यानी रूढ़िवाद के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 21 है आपके बांध क्या है और इसके निर्माण के उद्देश्य बताइए। और क्वेश्चन नंबर 22 है सीमांत सड़कों का महत्व बताइए, यानी जो सीमांत सड़क है उनका आपको महत्व बताना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पारदर्शिता क्या है, इसको समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 24 है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 26 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 27 है आपके भारतीय संघ की विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इन सभी का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 आपको दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है आपके नरोरा, दूसरा है रावतबाटा, तीसरा है तारापुर, और नेक्स्ट है आपके केगा, और उसके बाद में है तलचर, और नेक्स्ट है आपके बरौनी। तो इन सभी को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है नोएडा, दूसरा आपके जयपुर है, और उसके बाद में पुणे, और नेक्स्ट है बेंगलुरु और हैदराबाद और गुवाहाटी। इन सभी को भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर सामाजिक विज्ञान का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।